जब आपके और मेरे जैसे सब लोग अपनी इनकम पर फोकस करते हैं तभी एक अमीर इंसान अपनी एसेट कॉलम पर फोकस करता है। नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड का चैप्टर नंबर 3। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं, रिच डैड पुअर डैड बुक के ऊपर एक पूरी डेडिकेटेड प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर पहले से ही क्रिएटेड है। अगर आप सच में रिच बनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं एक अमीर इंसान कैसे सोचता है तो मैं आपको वो प्लेलिस्ट ज़रूर रिकमेंड करूँगा। आप ये केस स्टडी पूरी देखने के बाद वो प्लेलिस्ट भी ज़रूर चेकआउट करें और भी अच्छी तरह सब कुछ समझने के लिए। 1974 में मैकडोनल्ड के फाउंडर रे क्रूक को यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के एक एमबीए क्लास को स्पीच देने के लिए बुलाया गया था। ऑथर के एक दोस्त उस एमबीए क्लास के स्टूडेंट थे जिन्होंने वो स्पीच अटेंड की थी। उन्होंने कहा, पहले रे क्रूक ने बहुत ही इंस्पायरिंग एक मोटिवेशनल स्पीच दी। उसके बाद उनके सब क्लासमेट्स ने मिलकर रे क्रूक को रिक्वेस्ट किया था उनके साथ और थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए, जिसको उन्होंने खुशी खुशी एक्सेप्ट भी कर लिया था। इसके थोड़ी देर बाद रे क्रूक ने सबसे पूछा कि मैं कौन सा बिजनेस करता हूँ, जिसके जवाब में सब लोग हंसने लगे। तब रे क्रूक ने फिर से पूछा कि मैं कौन सा बिजनेस करता हूँ। इस बार उनमें से एक बहादुर स्टूडेंट ने बोला कि रे, इस दुनिया में कौन नहीं जानता कि आप हैमबर्गर का बिजनेस करते हैं। रे क्रूक थोड़ा हंस उठे और कहे, मैं जानता था तुम यही कहोगे। थोड़ी देर के लिए पूरा एनवायरनमेंट शांत हो गया था। तब रे क्रूक फट से बोल उठे, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हैमबर्गर का बिजनेस नहीं करता, मैं रियल एस्टेट का बिजनेस करता हूँ। जैसा कि ऑथर के फ्रेंड ने कहा, उसके बाद रे क्रूक ने अच्छे से समय लेके उन्हें समझाया था कि उनका मेन बिजनेस तो था मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइज सेल करना, पर वो सब फ्रेंचाइज की लोकेशन को भी कभी नहीं छोड़ते थे, क्योंकि उन्हें अच्छे से मालूम था वो लैंड और वो लोकेशन ही उनके हर एक फ्रेंचाइज की सक्सेस का मेन कारण है। इसलिए नॉर्मली जब भी कोई मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइज खरीदता था तो उसे उस फ्रेंचाइज की लैंड यानी कि उसका रियल एस्टेट भी रे क्रूक ऑर्गेनाइजेशन से खरीदना पड़ता था। इसलिए आज की डेट में मैकडोनल्ड दुनिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट का सिंगल ओनर है। मैकडोनल्ड अमेरिका और दुनिया के बाकी सारे देशों के कुछ बहुत ही महंगे इंटरसेक्शंस और पॉपुलर स्ट्रीट कॉर्नर का ओनर है। ऑथर के उस फ्रेंड ने इस थ्योरी को अपने लाइफ का सबसे बड़ा लेसन माना था और आज वो एक कार वॉश कंपनी का मालिक है, पर उसका मेन बिजनेस है उन सब कार वॉश कंपनी के रियल एस्टेट का। पहले के वीडियोस में हमने जाना था ज़्यादातर इंसान हमेशा दूसरों के लिए काम करते हैं। पहले वो अपने कंपनी के बॉस के लिए काम करते हैं, सेकेंडली गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं टैक्स देने के माध्यम से, और फिर वो बैंक के लिए काम करते हैं उनका लोन और मॉर्गेज लेकर। ऑथर कहते हैं जब वो छोटे थे तब उनके रिच डैड भी उन्हें यही सिखाते थे जो रे क्रूक ने ऑथर के फ्रेंड को बोला था यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में, और जो रिच डैड पुअर डैड बुक का लेसन नंबर 3 भी है। और वो लेसन है माइंड योर ओन बिजनेस। जो लोग अपनी पूरी ज़िंदगी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं, उनके इस स्ट्रगल का एक मेन कारण है वो पूरी ज़िंदगी दूसरों के लिए काम करते हैं और उन्हें अमीर बनाते हैं, और फाइनली एट द एंड उन्हें सिंपली कुछ भी नहीं मिलता अपने पूरे ज़िंदगी के वर्क एफर्ट के लिए। इसलिए अपने खुद के लिए काम करो, ना कि दूसरों को अमीर बनाने के लिए। हमारी रिसेंट एजुकेशन सिस्टम सिर्फ बच्चों को अच्छी जॉब पाने के लिए तैयार करते हैं। उन्हें स्कूलिस्टिक नॉलेज देकर उनकी लाइफ पूरी तरह उनके सैलरी पर डिपेंड करते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट आगे भी पढ़ते हैं इंजीनियर, पुलिसमैन, साइंटिस्ट, कुक्स, आर्टिस्ट, राइटर, ये सब बनने के लिए। ये सब प्रोफेशनल स्किल्स उन्हें डायरेक्ट करते हैं पैसों के लिए काम करने को। ऑथर के मुताबिक आपके प्रोफेशन और आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। ऑथर बहुत लोगों से मिलते हैं जिन्हें वो पूछते हैं तुम्हारा बिजनेस क्या है, जिसके जवाब में अगर लोग कहते हैं कि वो एक बैंकर है, तब ऑथर पूछते हैं कि वो बैंक के मालिक है क्या। वो कहते हैं नहीं, हम बैंक में काम करते हैं। और इसलिए ही ऑथर का मानना है कि ये सब लोग कंफ्यूज है अपने काम को लेकर, क्योंकि बैंक में नौकरी करना उनका प्रोफेशन हो सकता है पर उनका बिजनेस नहीं। रिच डैड कहते थे स्कूल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तुम वही बन जाते हो जो तुम पढ़ते हो वहाँ पर। अगर तुम लॉ लेकर पढ़ोगे तो तुम अटॉर्नी बनोगे, अगर तुम कुकिंग लेकर पढ़ोगे तो तुम शेफ बन जाओगे। और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, जो पढ़ते हैं वो बन के, कि वो खुद का बिजनेस ओन करने के बजाय अपनी लाइफ काट देते हैं दूसरों के बिजनेस में काम करके और उनको अमीर बना के।
पर वो खुद भी और भी ज़्यादा फाइनेंशियली सिक्योर हो सकते हैं अगर वो अपने जॉब से आने वाले इनकम का एक एडिशनल अमाउंट रियल इनकम जनरेटिंग एसेट परचेस करने पर लगाए। और ये सब लोग जो पूरी ज़िंदगी दूसरों के लिए काम करते हैं वो एक रियल इनकम जनरेटिंग एसेट की वैल्यू या अपने सो कॉल्ड एसेट लाइक लोन की घर कार ये सब की वैल्यू फाइनेंशियल क्राइसिस की समय ही सबसे अच्छी तरह समझते हैं। जब उनका जॉब चला जाता है तभी वो अच्छे से समझते हैं कि जिस घर को वो अपनी सबसे बड़ी एसेट सोचते थे असल में वो सिर्फ उनका और भी ज़्यादा पैसा खर्चा करने की चीज़ था, और या जो कार या गोल्फ क्लब उन्होंने खरीदा था असल में उसकी वैल्यू भी अभी उतनी नहीं रही। पर इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है क्योंकि हमारी सोसाइटी ही कुछ ऐसी है जहाँ पर असली एसेट की कोई वैल्यू नहीं करता। एक बार ऑथर को लोन चाहिए था तो वो बैंक गए। जैसा कि आपको पता है बैंक लोन देने से पहले आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करते हैं और वहाँ पर ऑथर का इनफ एसेट नहीं था, इसलिए उन्हें लोन नहीं मिला। फिर उन्होंने अपने गोल्फ क्लब, आर्ट कलेक्शन, बुक्स, अरमानी सूट्स को अपने एसेट कॉलम पर ऐड कर दिया जिससे कि बैंक के अकॉर्डिंग उनके पास इनफ एसेट हो गए थे। फिर भी उनका लोन कैंसिल कर दिया गया क्योंकि बैंक को पसंद नहीं आया कि ऑथर रेंट से पैसे कमा रहे थे। बैंक ने ऑथर से पूछा उनके पास एक नॉर्मल जॉब और सैलरी क्यों नहीं है और उनका लोन कैंसिल कर दिया गया। तब ऑथर को समझ में आया कि ज़्यादातर लोगों का ही एसेट को लेकर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, क्योंकि जब उन्होंने अपने सो कॉल्ड एसेट जैसे कि अरमानी सूट और गोल्फ क्लब को एसेट कॉलम पर ऐड किया तो वो एक्सेप्ट हो गया, पर उनकी रियल इनकम जनरेटिंग एसेट मींस कि उनका रियल एस्टेट से आने वाली रेंट को एज अ इनकम सोर्स एक्सेप्ट नहीं किया गया। ऑथर अक्सर लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि उनका नेटवर्थ $1 मिलियन है या $1 लाख है। तब ऑथर उनसे कहते हैं कि उनका ये नेटवर्थ एक्यूरेट नहीं है क्योंकि जिन सब एसेट को मिलाकर आपने अपना नेटवर्थ पकड़ा है उसकी वैल्यू अभी उतनी भी नहीं रही। और आपको पता है जब आप अपनी नई कार की पेमेंट करके सिर्फ उसे शोरूम से निकालते हैं तो उसका वैल्यू 25% तक कम हो जाता है, और अगर कंपैरेटिवली आपको थोड़ा ज़्यादा पैसे मिल भी गए तो गवर्नमेंट उस गेन के लिए टैक्स काट लेंगी। तो मीनवाइल आपकी नेटवर्थ जो आप सोच रहे हैं वो असल में उतनी भी नहीं है। अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ सकता है कि भाई चलो माना कि अपना खुद का बिजनेस होना चाहिए, पर अगर मान लो मुझे बिजनेस करना नहीं आता तो क्या मैं फाइनेंशियली सिक्योर नहीं हो सकता? इसके लिए हम जान लेते हैं ऑथर ने क्या कहा है अपने बुक में। ऑथर कहते हैं मैं किसी को इनकरेज नहीं कर रहा हूँ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जब तक वो इंसान खुद से नहीं चाहता एक बिजनेस स्टार्ट करना, क्योंकि मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ और मैं जानता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम्स या क्या क्या काम करना पड़ता है एक बिजनेस बिल्ड करने के लिए। हाँ, अगर तुम जॉब ढूंढ रहे हो और तुम्हें नहीं मिली कोई जॉब तब तुम अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करो, वो अच्छी बात है, मगर हर 10 में से 9 कंपनीज पहले 5 साल में ही डूब जाती है। इसलिए अगर तुम एक जॉब कर रहे हो और तुम्हें बिजनेस करना नहीं आता या तुम बिजनेस करना नहीं चाहते हो फिर भी तुम अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हो। कैसे? ऐसे ही जैसे ऑथर कहते हैं माइंड योर ओन बिजनेस, इसका असली मतलब है अपना एसेट कॉलम स्ट्रॉन्ग करने पर ध्यान देना, ना कि सचमुच का एक बिजनेस स्टार्ट करना। इसको कुछ ऐसी तरह सोचो कि जब $1 तुम्हारे एसेट कॉलम पर घुसेगा तो उसे तुम बाहर मत आने दो। सोचो कि वो $1 अभी तुम्हारा एम्प्लॉय है और वो एक एम्प्लॉय मतलब वो एक पैसा अभी तुम्हारे लिए काम करेगा और भी ज़्यादा एम्प्लॉय मतलब और भी ज़्यादा पैसा क्रिएट करेगा। और पैसों की सबसे खास बात यही है कि ये 24 घंटे ही लगातार काम करता है। तो काम करो दूसरों के लिए, बी अ गुड एम्प्लॉय, पर अपनी एसेट कॉलम को भी स्ट्रॉन्ग बनाते रहो रियल इनकम जनरेटिंग एसेट से, ना कि उन सब सो कॉल्ड एसेट से जो आपके मुश्किल समय में भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी जब अपने मिड-20s में थे तब उनके पुअर बट एडुकेटेड डैड उन्हें हमेशा एक सेफ सिक्योर जॉब पाने के लिए इनकरेज करते थे, और दूसरी तरफ उनके रिच डैड उन्हें हमेशा एसेट एक्वायर करने के लिए इनकरेज करते थे, वो सब एसेट जिसको ऑथर सच में पसंद करते थे। ऑथर का मानना है अगर तुम अपने एसेट को पसंद नहीं करोगे तो तुम उसकी ठीक ठाक केयर नहीं कर पाओगे। अगर तुम उसकी ठीक ठाक केयर नहीं करोगे
तो वो ग्रो भी नहीं होगा और आपको अच्छी रिटर्न भी नहीं दे पाएगा। जैसे ऑथर के केस में ऑथर को रियल एस्टेट बहुत ज़्यादा पसंद है, उन्हें लैंड, बिल्डिंग, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है और वो घंटों तक बैठकर इन्हें देख सकते हैं। पर जो लोग रियल एस्टेट सच में पसंद नहीं करते, सिर्फ अच्छी रिटर्न के लिए उन्हें रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, इस केस स्टडी से हमने क्या क्या सीखा। नंबर 1, नो मैटर आप क्या कर रहे हो या किसके लिए भी काम कर रहे हो, आपका अपना खुद का बिजनेस ज़रूर होना चाहिए। नंबर 2, हमने देखा डिफरेंस बिजनेस और प्रोफेशन में। नंबर 3, हमने जाना एक रियल एसेट का मतलब और हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग एसेट का मतलब। नंबर 4, नेटवर्थ हमेशा उतना ही नहीं होता जितना आप सोचते हो। और नंबर 5, अगर आप एक नॉर्मल इंसान हो जिसने बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानते हो, तो आप कैसे अपना खुद का बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये केस स्टडी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स और बाकी फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं मिलूँगा आपसे ठीक 3 दिन बाद, तब तक सीखते रहे, सिखाते रहे। जय हिंद।